नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 11 मार्च और 11 मार्च को CHSL का एग्ज़ाम नहीं है। सबसे पहले ये बता दूं, जिन दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन जो है आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं और आने वाले शिफ्ट में यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल जाती है। आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था ये प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा काम है मुझे, लेकिन फिर भी आप लोगों के डिमांड पे ही वीडियो लेकर के आया हूँ। आशा करता हूं कि यहां से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। जिनका एग्ज़ाम बाकी है वो ध्यान से एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करते चलें। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है, रास सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो अमर जीवन नामक जो है एक किताब लिखी थी उन्होंने, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ये रास सुंदरी देवी की जो है किताब का नाम है और ये बंगाली भाषा के लेखिका थी। अब इस फॉर्म में जो भी पुस्तक आएंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कल दुर्गेश नंदिनी पूछा गया था। नासिरा शर्मा के जो बुक हैं ये कागज़ की नाव है, इसे ध्यान रखें। नासिरा शर्मा ये व्यास सम्मान विजेता भी हैं, तो ध्यान रखें। जैसे कल पूछा गया था कि शरद पगारे के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया जिसके लिए व्यास सम्मान दिया गया था, तो पाटलिपुत्रा का जो है साम्राज्ञी पुस्तक के लिए उन्हें दिया गया था। तो इसी फॉर्म में मैंने क्वेश्चन को रख लिया है। गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत की समाधि, जिसे अंग्रेजी में टॉम्ब ऑफ सैंड कहा जाता है, इस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीत चुकी है। और जब कोई पुरस्कार किसी चीज़ को मिल जाता है तो ज़्यादा फेमस हो जाता है और एग्जाम में आने की आसार बढ़ जाती है। तो गीतांजलि श्री की पुस्तक कौन सा हो गया? रेत की समाधि, अंग्रेजी में टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक, इसके अलावा यामा के लेखिका महादेवी वर्मा है, ये तो कई बार पूछे गए हैं। पिंजर के लेखिका अमृता प्रीतम है। तो ये जो भी महान लेडी हैं जिन्होंने अपने जो है किताब लिखे हैं और उनके लिए फेमस हुए हैं, यहाँ पे मैंने रखा। आशा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल काफ़ी धूम मचाया है, इनसे संबंधित सभी बातों को मैं यहाँ पे आप लोगों को सामने रखा हूँ। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब किसे दिया गया था? देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात के अंदर हुआ था, तो इसमें जो महिला एथलीट में सर्वश्रेष्ठ चुना गया ये आपका हंसिका रामचंद्र हैं। ये साउथ की लेडी हैं और इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ एथलीट का सम्मान दिया गया था। वहीं पुरुष में बात करें कि पुरुष में जो है सर्वश्रेष्ठ एथलीट का सम्मान किसे दिया गया था, तो साजन प्रकाश को दिया गया था। इनका नाम एक्चुअली सज्जन प्रकाश है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है ना, सज्जन प्रकाश को दिया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है गुजरात के 6 शहरों में हुए थे। ये भी कई बार पूछे गए कि गुजरात के कितने शहर में हुए हैं। जैसे आपने कल ही देखा कि जो आपका युवा यूथ गेम हुआ है तो कितने शहर में हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी फॉर्म में मैंने क्वेश्चन को रख लिया है। इसके अलावा अगर 36वें राष्ट्रीय गेम में सबसे अधिक पदक की बात करें ओवरऑल, तो महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक 140 पदक प्राप्त किया है। फिर भी ये सेकेंड नंबर के रनर अप रहे, क्योंकि ये विजेता नहीं बन पाए। इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि इसकी गोल्ड की क्वांटिटी 39 ही है। इसीलिए इस खेल में जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतता है वो सबसे टॉप पे होते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है जीतने के साथ साथ सर्विसेज टीम जो है विजेता घोषित किए गए। ये टोटल 128 पदक जीत पाए, जो महाराष्ट्र से कम है, लेकिन गोल्ड 61 है, इसीलिए ये विजेता हो गए सर्विसेज। सेकेंड स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान हरियाणा का और चौथा स्थान कर्नाटक का यहाँ पर रहा है। जो आगामी राष्ट्रीय खेल होगा 37वां राष्ट्रीय खेल, ये आपका गोवा में अक्टूबर माह में संपन्न कराई जाएगी। तो ये करंट अफेयर के सेक्शन से VVI क्वेश्चन रहेगा कि आगामी राष्ट्रीय खेल 37वां किस राज्य में होगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? जैसे कि अभी US ओपन पूछा गया था, तो US ओपन तो पिछले साल वाला पूछा गया था। जो लेटेस्ट में है ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है। जैसे कि आप जानते हैं वर्ष के शुरुआत में सबसे पहले चारों में ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होती है, फिर आपका विंबलडन होती है और लास्ट में USA ओपन होती है। तो हमें USA ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन पे फोकस करना है। तो USA ओपन 2022 वाला और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 वाला। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपका सर्बिया के रहने वाले हैं और इनका 22वां टाइटल है। कौन सा? 22वां टाइटल है, जिसमें ये 10वां ऑस्ट्रेलिया ओपन का टाइटल है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। 22वां टाइटल था नोवाक जोकोविच का। पुरुष एकल में अभी भी बता दिया नोवाक जोकोविच है जो सर्बिया के हैं, और महिला एकल में ए समलेंका को पूछ दिया गया है ना। ए समलेंका को पूछ दिया गया है। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच बचे हुए हैं, तो इन्हें पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है कि थाइलोफाइटा समूह से कौन से पादप आते हैं। देखिए CHSL में भी पूछा गया और CGL के मेंस में भी थाइलोफाइटा समूह को काफ़ी हाईलाइटेड कर रहे हैं एग्जामिनर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ बता दूंगा।
थाइलाफाइटा समूह में जो ओप जीव आते हैं जिनमें जो है आपका संवहनी उत्तक का अभाव होता है ना। ऐसे पादप आते हैं जिसके तना, रूट, पत्ता विभक्त नहीं होते हैं। ये सब पहचानने के तरीके हैं, है ना। तो कवक आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा, लाइकेन आ जाएगा। आपने कवक देखा होगा, इस प्रकार का छत्ता जैसे होता है। इसमें जड़ तो दिखता है लेकिन पत्ता कहाँ है और तना कहाँ है ये सब जल्दी नहीं दिखती। तो ये सब जो है आपके किसके श्रेणी में आ जाएंगे, थाइलोफाइटा समूह में। अब इसमें जो है ना, थाइलोफाइटा समूह जो है आपका सजीव जगत, यानी फिर आप इसे अलग भाषा में आप पादप जगत कह सकते हैं कि पादप जगत की ये सबसे बड़ी श्रेणी है, आपका समूह है थाइलोफाइटा। ठीक है। इसके अलावा इस समूह के प्राणी को क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। आपने जाना होगा क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स, है ना। तो क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है आपको थाइलोफाइटा के समूह के प्राणी को। इसमें संवहनी उत्तक का अभाव होता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। और शैवाल के अध्ययन को यानी अलगी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। एक आपका क्लोरेला नामक शैवाल होता है जिसे अंतरिक्ष यात्री उपयोग में लेते हैं, तो इसे भी ध्यान रखें। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है। जैसे कल पूछा गया था कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो इस फॉर्म में ये क्वेश्चन काफ़ी सुटेबल बैठता है। तो भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है ये कूचिकल जलप्रपात है ना। पहले कभी जो है जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात हुआ करता था। मजे की बात है कि कूचिकल और जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी ये दोनों ही जलप्रपात कर्नाटक में ही स्थित है। यानी अधिकांशतः जलप्रपात जो है ये कर्नाटक वगैरह के एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा। चित्रकूट जलप्रपात जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है। आपने ओरिजिनल न्यागरा कहाँ पर है ये तो जानते ही हैं, अमेरिका और कनाडा के संगम पे है न्यागरा। अगर न्यागरा वाटरफॉल में आप जो है मतलब उतरते हैं तो आप अमेरिका से चढ़ेंगे तो कनाडा पहुँच जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात अगर आपसे पूछी जाती है तो एंजील जलप्रपात होती है। जैसे कल जो है तिब्बत का पठार पूछा गया था कि दुनिया के सबसे ऊंची पठार कौन सी है, तो आपका तिब्बत का पठार है। लेकिन मैंने एक बात और बताया कि भाई रूफ ऑफ द वर्ल्ड बताए, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पूछा जाए तो पामीर का पठार मार के आना। ठीक है। पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो एंजील जलप्रपात जो है दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात हो गई। उसी में जो पर्वत श्रेणी की अगर बात करें कि दुनिया में सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो एंडीज है। तो ये दोनों नाम मिलता जुलता है, एक ही साथ याद रखें। एंडीज पर्वतमाला जो है दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, जो आपका दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना काफी बार पूछे जाते हैं, तो टिहरी बांध परियोजना है ना। ये आपका भागीरथी नदी पर स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला हमारा फैक्ट है ये है कि भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय जो ग्रेविटेशनल बांध है ये आपका भाखरा नांगल बांध हो जाएगा। अगर गुरुत्वीय शब्द लगा दिया गया तो सबसे ऊंचा भाखरा हो जाएगा, जो आपका सतलज नदी पर पंजाब के अंदर स्थित है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना, ये किस नदी पर है, महानदी पर है। आपसे पूछा गया था CHSL में कि महानदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। इसके अलावा प्रसिद्ध चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया था, कल पूछा गया था ना जी। चीन का दीवार जो है ना, चीन के दीवार की जो है टोटल लेंथ पूछा गया था, तो टोटल लेंथ जो है आपका 2000 से अधिक मील माना जाता है ना। सी हुआंगटी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चाइना के अंदर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा चीन का दीवार जो है ये मानव निर्मित सबसे बड़ी दीवार है, जैसा कि आप जानते ही हैं, अजूबा है ये। इसके अलावा संविधान का 86वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है ना। अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन ये पूछे जाएंगे जरूर, जैसा मेरा मन कह रहा है। तो 86वां संविधान संशोधन इट इज ए इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, और ये आपका शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होती है। इसी के तहत जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, जो उनका मौलिक अधिकार है। और इस बात को जो है आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना कर्तव्य भी है मौलिक, जो आपका 51 के ए में रखा गया है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है, ये भी आपसे पूछा गया है। और ये आपका कब होता है, तो 1985 में होता है, 1 मार्च 1985 को। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। GST जो है किस प्रकार के कर हैं, तो इनडायरेक्ट कर के उदाहरण है भारत के अंदर। मैक्सिमम GST का लेवल इंडिया में 28% है। सबसे पहले GST असम के अंदर लगाया गया था।
जीएसटी से संबंधित आर्टिकल 279A है जीएसटी परिषद, इसकी अध्यक्षता भारत के जो है फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। इसके अलावा जो 104वां संविधान संशोधन है ये आपका एंग्लो इंडियन से संबंधित है। एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 की डिपुटिंग होती थी, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, विधानसभा में गवर्नर के द्वारा, तो ये वाले सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए अगर आपसे आप कोई पूछे कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं तो 550 ही हो सकते हैं, माफ़ कीजिएगा 550। इसके अलावा 550 जो सदस्य होते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं तो 530 आते हैं स्टेट से और 20 आते हैं यूनियन टेरिटरीज से। इसके अलावा लोकसभा में न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, 25 वर्ष है। लोकसभा का जो है सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है और पहले भी भंग किया जा सकता है आर्टिकल 85 के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 103वां संविधान संशोधन जो है, जो ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, जो जनरल वर्ग के लोग, जो गरीबी रेखा, गरीब तबके में आ जाते हैं, तो उनको जो है 10% का आरक्षण जो है 103वां संविधान संशोधन के थ्रू पास किया गया था। 61वां संविधान संशोधन जो है ये आपका मतदान की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखें। एक एग्जाम में पूछा गया दिल्ली में जो दारू पीने की उम्र है वो कितनी कर दी गई है, तो 18 वर्ष कर दी गई है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, है ना, हंसी भी आती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 368 इसमें इंडल्ज है, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नेशनल उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है और इंटरनेशनल वाला 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे मनाए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं आपका, इनके नाम पे जो आपका रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, इनका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है, जो कल पूछा गया था, रोहतांग दर्रा, ठीक है। इसके अलावा 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जो हैं आपके हॉकी के प्लेयर थे, इनके जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल खेल दिवस भी मनाया जाता है 6 अप्रैल को। इसके अलावा 19 जून को पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर, जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं जिनके मॉडल पे सेकेंड पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कल पूछा गया था। तो इस फॉर्म में जो भी महापुरुष हुए इंडिया में, इनके नाम पे जो आपका जन्मदिन डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उससे संबंधित प्रश्न को मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे। विवेकानंद साहब जो है 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के जो है नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, ये भी पूछा जाता है। 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे विवेकानंद साहब, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। विवेकानंद साहब जो है एक जो है आइकन कैरेक्टर हैं, जो हम सबको इन्हें फॉलो करना चाहिए। 5 सितंबर को टीचर्स डे एस राधा कृष्णन साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। एस राधा कृष्णन साहब भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इसके अलावा जो है सेकेंड प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा राधा कृष्ण साहब को ही प्रथम बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 ईस्वी के अंदर। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। हिंदू क्यू ऑफ लाइफ के लेखक भी है एस राधा कृष्णन साहब, ठीक है। इसके अलावा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को नेवी दिवस, 4 दिसंबर को नेवी दिवस, माफ़ कीजिएगा, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस। दोस्तों बहुत सारे फैक्ट जो मैं इंक्लूड नहीं कर पाता हूं, मौखिक रूप से आपको बताता हूं, इसीलिए वीडियो देखना ज़रूरी है। PDF तो मैं आपको निःशुल्क ही दे देता हूं और दूंगा भी, क्योंकि मेरी जंग है एक कि आपको मैं एग्जाम में जो है हेल्प करा सकूं। ये मेरी खुद से लड़ाई है, ये मैं आपके लिए, देखिए स्वार्थ तो हर आदमी की छुपा है, स्वार्थ मेरा भी छुपा है। मुझे भी होता है कि मैं भी थोड़ा फेमस हो जाऊं, मेरा भी थोड़ा चैनल चल जाए, ये स्वार्थ एक अलग बात है। लेकिन यकीन मानिए मैं स्वार्थ 5% और 95% ईमानदारी आपके लिए काम कर रहा हूं, ठीक है, जैसा कि आप जानते ही होंगे इस बात को। अगला एक प्रश्न मैंने रखा है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है।
तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। जैसे पुरुष वाला वर्ल्ड कप पूछा गया था, तो महिला वाला वर्ल्ड कप जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अब महिला से संबंधित जो भी चीज़ हाल फिलहाल में होने वाली है संबंधित यहाँ पे बात कर लूँगा, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होगी, जो पुरुष वाला होगा 50-50 ओवर वाला। 2024 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस के अंदर होगी। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुआ था। 1900 के पेरिस ओलंपिक से भारत जो है भाग लेना स्टार्ट किया था, और इत्तेफाक से जो अगला ओलंपिक होगा वो भी पेरिस में ही होगा। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में सम्मिलित रूप से कराए जाएंगे। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये आपका कतर के अंदर हुआ था। अर्जेंटीना विजेता रहा था, फ्रांस उप विजेता रहे थे। फीफा की स्थापना की बात कर लें तो 1904 में होती है। मुख्यालय की बात कर लें तो ज्यूरिख में होती है, ठीक है। और तीनों जो पुरस्कार मिला है, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव्स, इसे मत भूलिएगा, है ना। अभी एग्जामिनर भूल गया है, आपको नहीं भूलना है, आएगा जरूर। 2023 में फीफा महिला वर्ल्ड कप जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। अंडर 20 फीफा भी होने वाला है इसी साल, तो ये आपका इंडोनेशिया के अंदर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? जैसे आपने देखा कल जो है पांड्य वंश की पूछा गया था, तो राष्ट्रकूट वंश के माफ कीजिएगा, राजधानी कहाँ है? तो ये आपका मान्यखेत है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है ये दंती दुर्गा है। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम जो है सबसे सक्सेसिव मतलब जो है आपका शासक रहे थे, और इन्होंने एलोरा और अजंता की गुफाओं को जो है संरक्षण प्रदान किया था। अजंता और एलोरा की गुफा ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र के अंदर ही है ना। इसके अलावा जंजीरा का किला पूछा गया था जी एसएससी फेज 10 में, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है ना। इसके अलावा जो अजंता और एलोरा की गुफा है, इन दोनों को ही 1983 में यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था। 1983 में यूनेस्को के अंदर 4 थिंग को शामिल किया गया था। एक आगरा का किला था, एक आपका ताजमहल था, और एक आपका एलोरा और अजंता की गुफा था, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को की बात आ गई है तो थोड़ा सा मसाला यहाँ से भी ले ले। यूनेस्को में टोटल 40 साइट हैं भारत के। यूनेस्को की स्थापना जी 1945 में होती है। मुख्यालय इसकी जो है पेरिस में है, और वर्तमान में आंद्रे अजोलो जो है इनके प्रमुख हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो 40वें साइट थे ये आपका धौलावीरा था भारत के तरफ से, ठीक है। और 2022 के लिए जो यूनेस्को में नॉमिनेट किया गया है ये होयसल का मंदिर जो हेलीबीड में स्थित है कर्नाटक के अंदर, इसे नॉमिनेट किया गया है विश्व धरोहर साइट बनाने के लिए। इसके अलावा पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। तंजौर में आपका बृहदेश्वर मंदिर है जिसे राजराज प्रथम ने बनाया है, ठीक है। राजराज प्रथम ये चोल शासक थे, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पे? कांचीपुरम में, ठीक है। और चोल वंश किस लिए फेमस है ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका नौसैनिक शक्ति के लिए चोल वंश फेमी है, नेवी पावर के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये किसी लाइव खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत आपका 1985 में हुआ था। 1985 में जी सार्क की भी स्थापना होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का मुख्यालय जी आपका काठमांडू के अंदर है। सार्क में 8 सदस्य देश हैं, जैसे इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस प्रकार से, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है अच्छे प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुआ है, और 2022 के लिए 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। बाद में इनका नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर रख दिया गया है। 2023 के अंदर शरद कमल टेबल टेनिस खेलते हैं, इनको दिया गया है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत में कितने स्वर होते हैं, ये क्वेश्चन पे मैं बार बार जोर डाल रहा हूँ। जैसे कल पूछा गया था कि भाई घन वाद्य यंत्र जो है क्या है, तो ठोस वाद्य यंत्र है। तो संगीत से जो है इंटरनली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो कर्नाटक संगीत में दोस्तों 12 स्वर होते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में भी 12 स्वर होते हैं। कर्नाटक संगीत का एरिया आपसे CHSL में पूछ लिया गया है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं इस क्लासिकल सॉन्ग को। और बाद बाकी इंडिया के अन्य पार्ट में, हाँ, आंध्र प्रदेश में भी कर्नाटक सॉन्ग के ही नाम से जानते हैं। बाद बाकी जो भी पार्ट बच जाता है उत्तरी भारत वगैरह, उसमें हम हिंदुस्तानी क्लासिकल सॉन्ग कहते हैं इसे, ठीक है। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, इसी से भरतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है प्रेरित है। इसके अलावा गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ये क्वेश्चन जो है VVI करके रखिए, पूछेगा। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो है किसके दरबारी कवि थे, तो सेन वंश के जो है शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में हाल ही में लिथियम का भंडार का पता कहाँ चला है। देखिए
जो मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, इनसे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये एक भारत के अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाने वाली बात हो गई है। जैसे आपने कुछ दिन पहले यूरेनियम का खान साउथ में ढूंढा गया था, उसी प्रकार से अभी लिथियम का खान का पता चला है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये भारत को लिथियम के मामले में परिपूर्ण कर देगा, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है करंट अफेयर में। 2022 तक भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क यानी लौह अयस्क का जो उत्खनन करने का काम करता है, ये उड़ीसा करता है। उड़ीसा में एक बादाम पहाड़ी नामक स्थान है जहाँ पे काफी मात्रा में लौह अयस्क की खनन होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है बादाम पहाड़ी कहाँ है, तो उड़ीसा के अंदर है। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वैसे लौह अयस्क का भंडार खाली पूछा जाएगा तो कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा WPL जो अभी चल रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो पहली बार ही अभी चल रहा है हाल में, अभी है ना, मुंबई में चल रहा है, और मैं 2-3 दिन में देखने जाने वाला भी हूं, और आप लोगों के साथ पिक्चर जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के इलाके में ही रहता हूं, जैसा कि आप जानते हैं, और यहाँ से नज़दीक है, 4-5 घंटे की रास्ता है, मैं जा सकता हूँ, क्योंकि टिकट का दाम जो है दोस्तों 100 रुपया रखा गया है मैच देखने का, है ना। तो मैं चला जाऊँ, इससे ज़्यादा होता तो शायद नहीं जा पाता, जो रियलिटी है वही बताऊँगा, है ना। तो ये जो WPL 2023 का स्पॉन्सरशिप जो है, सेम IPL के जैसा टाटा ही कर रहे हैं। WPL जो इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है 2023, इसमें कुल 5 टीम भाग ले रहे हैं। वुमेन प्रीमियर लीग के सभी 5 मैच कहाँ पे होगा, तो ये DY पाटिल एक स्टेडियम है मुंबई में, साथ ही साथ बेन खैरे स्टेडियम है, जिसे आप बेबोर्न स्टेडियम कहते हैं, तो इन्हें स्टेडियम में सभी मैच कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे तरफ से आज सजेस्ट किया हुआ वीडियो। आशा करते हैं कि इससे आपको एग्जाम में फायदा जरूर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और किसी का आज अगर HCM का पेपर हो तो हमें क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, है ना, ताकि मैं विस्तृत एनालिसिस आप लोगों को दे सकूं।